सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं में पीछे हटने पर सहमति बन गई है। चीन पूर्वी लद्दाख के सभी इलाकों से पीछे हटेगा। इधर रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की सेना के बड़े ऑफिसर से मुलाकात भी की है। चीन पर आइए पूरा अपडेट लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नीरज, ये बताएं हमें कि सीमा पर चीन के साथ फिलहाल हालात क्या हैं? चीन को घेरने की क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, काफी हद तक सफलता मिली है और प्रोग्रेस बहुत अच्छी दिख रही है अब तक की। दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो कल 11 घंटे बातचीत चली, उसके बाद ये सहमति बनती हुई दिख रही है कि दोनों पीछे जाएंगे। और जो बातचीत का दायरा था वो इसी बात पे था कि डी एस्केलेट किया जाए और जो पहले की स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। और जो जहां जहां पे जो डिस्प्यूट था, उन इलाकों पे जहां जहां वो लोगों के अनुमान से बफर लैंड के वो अंदर आए हैं, वहां से वो पीछे जाएंगे। जितना नियम के मुताबिक, यानी ट्रीटी के मुताबिक उनको 2.5 किलोमीटर पीछे रहना है, उतना वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जो बातचीत हुई थी, इससे जो संकेत मिले हैं अब तक, तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत काफी सफल हुई थी और दोनों ही पक्ष इस बात को लिए मानने के लिए तैयार है। और इससे एक चीज और समझनी चाहिए कि जो भारत का पक्ष था वो बहुत मजबूती से रखा गया और भारत का प्रेशर काम आया, क्योंकि गलती उनकी तरफ से हुई थी, इसलिए वो शायद मानने के लिए तैयार हो गए और पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस बीच एक और डेवलपमेंट ये है कि हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो लद्दाख के दौरे पे गए हैं। 2 दिन के दौरे पे आज से उनका शुरू होगा और वो जाएंगे, वहां के कमांडर्स से मिलेंगे और वहां के जवानों से भी बातचीत करेंगे और वह स्थिति का जायजा लेंगे कि इस समय वहां पे हालात क्या है। और जो झगड़े में कुछ लोग घायल उनसे अस्पतालों में भी मिलेंगे। तो एक तरीके से कहे कि सेनाध्यक्ष का वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको स्थिति को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक प्रोग्रेस पीस की तरफ है, दोनों ही पक्षों की तरफ से। बिल्कुल, और बड़ी खबर यहाँ पर चीन पूर्वी लद्दाख के इलाकों से पीछे हटेगा फिलहाल। और ये तमाम खबरें आ रही। शुक्रिया नीरज तमाम डिटेल्स के लिए। चीन के कहने पर कमांडर लेवल बातचीत हुई और उसमें टकराव खत्म करने पर सहमति ही बनी है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की ओर से वीजा पर लगाई गई पाबंदी जल्द हटाने के लिए भारत सरकार हर मुमकिन कदम उठाएगी। अमेरिका ने 31 दिसंबर तक के लिए H1L1 समेत कई वीजा पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन चलिए पूरी खबर समझते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, यहां पर अमेरिका की तरफ से किस तरह की रोक लगाई गई है? पाबंदी को लेकर भारत सरकार अब हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ संकेत क्या मिल रहे हैं? देखिए, दरअसल अमेरिका ने सबसे पहले तो ये पाबंदी लगाई कि जितने भी H1B वीज़ा हैं, L1 वीज़ा हैं, इस तरह के सभी वीज़ा को अब जो है उसके वीज़ा के तहत इमिग्रेशन को 31 दिसंबर 2020 तक रोक लगा दी जाए। अब भारत सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हरकत में आ गई है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि इस वीज़ा पर रोक हटाने के लिए भारत सरकार हर मुमकिन कदम उठाएगी, अमेरिकी सरकार से संपर्क करेगी और उनसे बातचीत के जरिए इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगी। यानी कि आने वाले दिनों आप देख सकते हैं कि भारत सरकार अमेरिका के साथ बातचीत करे कि इस वीजा पे जो आपने पाबंदी लगाई है उसमें आप कुछ छूट दीजिए। हालांकि अगर पाबंदी जारी भी रहती है तो सरकार का सूत्रों का कहना है कि बहुत ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, बहुत ही मामूली असर पड़ेगा। इसके पीछे 2 दलील दी जा रही है। पहली दलील तो ये कि साल में करीब 60,000 H1B वीजा मिलता है भारतीयों को। अब जो रोक लगाई गई है 6 महीने के लिए लगाई गई है, यानी 31 दिसंबर तक के लिए। तो मुश्किल से अधिक 30,000 ऐसे वीजा धारकों को मुश्किल होगी, अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जो वहां काम कर रहे हैं उनके लिए फायदा यह होगा कि नया टैलेंट नहीं आएगा, तो जो वहां पे पहले से हैं तो उनकी मांग बढ़ेगी, तो उनको दूसरे तरीके से देखे तो फायदा भी होगा। हालांकि एक आकलन यह भी कहता है कि कोरोना वायरस की वजह से वहां पे H1B वीजा वगैरह जारी करने की संख्या काफी कम कर दी गई थी। तो जो 30,000 का आंकड़ा मैं कह रहा हूं वो भी शायद ना पहुंचे, मुश्किल से 5 या 10, अधिक से अधिक 15,000 लोगों को इसका नुकसान हो। हालांकि एक तीसरा पहलू यह भी देखा जा रहा है कि अमेरिका लोग नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो भारत में टैलेंट बचा रहेगा, तो भारत में टैलेंट की ऐसी बहुत आयत आ जाएगी। तो ये भी अलग अलग पहलू है, लेकिन ये सच है कि इस वीजा पर रोक के खिलाफ भारत सरकार अब हरकत में है और कोशिश कर रही है कि इस रोक को कैसे हटाया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियों के संगठन नास्कॉम का कहना है कि H1B वीजा का यूएस में बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। H1B वीजा पर सख्ती का यूएस इकोनॉमी पर असर होगा।
कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कंप्यूटर ऑक्यूपेशन का, जिसमें ज्यादातर H1Bs आते हैं, उनका घट रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। सो जनवरी में वो 3% था, वो घट के 2.5% हो गया मई में, जबकि दूसरे ऑक्यूपेशंस का अनएम्प्लॉयमेंट 4% से 13.5% हो गया। और आज के दिन में 625,000 जॉब वैकेंसीज कंप्यूटर ऑक्यूपेशन में हैं, और इसी में H1Bs ज्यादातर आते हैं। तो अगर ये आप देखते हैं स्टेटिस्टिक, तो इससे ये बड़ा क्लियरली पता चलता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वजह नहीं है इस केस में, बिकॉज डिमांड जो है वो अभी भी सप्लाई को काफी आउटस्टेप कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा लॉन्च कर दी है। पतंजलि की कोरोना की दवा का नाम है कोरोनिल। कोरोनिल दवा से 100% लोगों को ठीक होने का दावा यहां किया जा रहा है। इस आयुर्वेदिक दवा को पतंजलि रिसर्च सेंटर और NMIS ने तैयार किया है और बाबा रामदेव के मुताबिक इस दवा पर 2 ट्रायल किए गए हैं। 100 लोगों पर किए ट्रायल में 3 दिन में 69% लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। वहीं 7 दिनों में 100% लोगों के से दवा यहां पर लेने से ठीक होने का दावा किया गया है। अगले 7 दिनों में पतंजलि स्टोर पर यह दवा मिलने लगेगी। साथ ही कंपनी सोमवार को एक ऐप भी लॉन्च करेगी जहां से आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकेंगे। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हमने 2 ट्रायल किए। एक क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी जो है दिल्ली से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के, मेरठ से लेकर के देश के कई शहरों में की गई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी। क्लिनिकल केस स्टडी के अंदर हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया और वहां क्लिनिकल केस स्टडी का रिजल्ट भी अपने आप में अप्रतिम था। उसमें भी 100% पेशेंट्स की रिकवरी हुई, एक भी डेथ नहीं हुई। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लेकर के सिस्टमिक ट्रीटमेंट से लेकर के, माने कोरोना और कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको एक साथ हम कंट्रोल कर पाए। लेकिन चलिए इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं IGT हेल्थ केयर के फाउंडर डॉक्टर कृष्ण मौर्य। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। डॉक्टर मौर्य, यहां पर जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए दवा का शोध चल रहा है, कुछ मेडिसिन यहां पर इजाद भी की गई हैं, जो पुरानी महामारी में काम कर रही थी उनको भी इस पर लागू करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव दवा अभी तक नहीं आई है। दूसरी ओर आयुर्वेदिक में अगर हम देखें तो पतंजलि ने आज कोरोनिल जो लॉन्च की है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये दवा कितनी कारगर है? जी, जैसा कि स्वामी रामदेव जी महाराज ने के विषय में कहा है, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसी चीज आए, बट बेस्ड ऑन द क्लिनिकल ट्रायल इट विल प्रूव विद द टाइम। तो अभी जब तक ये रिपीटेटिव टेस्ट और ट्रायल के बेसिस पे प्रूव ना हो जाए, तब तक एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मुझे लगता है कि इसमें अभी और हमें थोड़े से वेट करना चाहिए और उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक रहेगा। वैसे तो ये ठीक है कि आयुर्वेदिक दवाओं के थ्रू भी हमें मदद मिल सकती है, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड। It is just like our thinking, and actual things will be proved after the research. Yes. जो कोविड की अगर हम बात करें, इनके सिम्टम्स की बात करें, तो उन सिम्टम्स में ज़रूर इनसे इस आयुर्वेदिक दवाओं से और आयुर्वेदिक हर्ब्स या सीरप या स्वारस, इनसे हमें फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ऑलराइट डॉक्टर मौर्य, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि फायदा जरूर मिलेगा और यहाँ पे कंप्लीट ट्रायल होने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन जो 2 ट्रायल हुए हैं उसमें किस तरह के पेशेंट्स को कंसिडर किया गया, किस तरह के सिम्टम्स थे और दवाई का कंटेंट क्या है, किस तरह के हर्ब्स यहाँ पर डाले गए हैं जो आपको लगा कि कोरोना वायरस को यहाँ पर ठीक कर सकेंगे? देखिए, कर रहे हैं सिम्टम्स की, तो जब तक जो सिम्टम्स जो हैं कोरोना के, उन सारे सिम्टम्स की दवाइयाँ जो हैं आयुर्वेद में और दूसरे सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो जिनकी बेसिस
आसानी से काम किया जा सकता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सिम्टोमेटिक। हेलो जी डॉक्टर मौर्य बोलिए। जी, तो मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। सिम्टम्स के हैं, जो भी सिम्टम्स रहेंगे कोविड से रिलेटेड, उनके ट्रीटमेंट हम से मिलते हैं। मैं फॉर एग्जांपल जैसे फीवर की बात करूं तो फीवर में जो ग्लोए है या जिसको मार्केट में ग्लोएगन बटी या फिर संचामनी बटी कहते हैं आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार, औषधि बुखार को कंट्रोल करेगी, तो काम करेगी। जैसे हम बात करते हैं सोंठ की, जैसे कि हम बात करते हैं दूसरी की मुलेठी की जो काम करती है। तीसरा अगर हम बात करते हैं अश्वगंधा की जो काम करता है। तो ये सारी चीजों का अभी तक सिम्टम्स पर ही रिजल्ट है। बाकी जब ये इंफॉर्मेशन कोविड से रिलेटेड टेस्ट के थ्रू कंफर्म हो जाएगी, देन वी कैन से यस, हम इसमें काम कर सकते हैं। विदाउट प्रॉपर प्रूफ इट इज डिफिकल्ट टू से, बिकॉज वी आर टॉकिंग नॉट ओनली। ऑलराइट, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड सिम्टम्स पर ही ये दवा काम आ सकती है, लेकिन क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रोज खा लें। देखिए यहाँ पर कोई भी दवा जिसका भी नाम आ रहा है, बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये दवा लें। लेकिन जहां तक पतंजलि की बात है, माइल्ड सिम्टम्स को डॉक्टर मौर्य ने जैसा कहा कि माइल्ड सिम्टम्स को ट्रीट करने में फिलहाल ये काम आती हुई दिखाई दे रही है, जो 2 ट्रायल्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। लेकिन फिर भी आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवा नहीं लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 4.25 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें, कुल 14,821 नए मरीज यहां पर मिले हैं। लेकिन चलिए पूरा अपडेट लेते हैं। हमारी सहयोगी दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दीपाली, पिछले 24 घंटे में यहां पर हमने देखा है कि रिकॉर्ड आंकड़े एक बार फिर से दर्ज हुए हैं। ताजा मरीज कितने हैं देश में? देखिए कविता, अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो हम देख रहे हैं रोजाना 12 से 13 हजार औसतन ये नंबर है नए मरीजों के आने का। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14 हजार से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं देश भर में। कुल मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। 4.25 लाख से पार ये संख्या जा चुकी है और अब तक कोरोना की वजह से देश में 13 हजार से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो राहत की बात है वो ये कि 2.25 लाख से ज्यादा लोगों ने रिकवर भी किया है। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 56% के पार जा चुका है। वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, यानी कि ऐसे मरीज जिनका इलाज फिलहाल अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, तो ऐसे मरीजों की संख्या 2.25 लाख है। इसका मतलब ये कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी संख्या कम है। अगर हम देखें जो लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, ये राहत की खबर जरूर है। वहीं अगर मैं अलग अलग राज्यों की बात करूं, लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में स्थिति कितनी चिंताजनक है। केजरीवाल सरकार पहले ही ये अनुमान लगा चुकी है कि जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ेगी। और उसी के मद्देनजर अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर जो मरीज आए हैं वो करीब 3000 के पास ही हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर दिल्ली के कुल मरीजों की संख्या की बात की जाए कविता, तो 62,000 के पार ये संख्या जा चुकी है। इसी बीच सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के एसओपी है उसमें भी बदलाव किया गया है। एसओपी में एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी वो ये कि अब हर एक मरीज जिनका इलाज घर में चल रहा है उन्हें कम से कम 10 दिन का इलाज पूरा करना ही होगा। ऑलराइट दीपाली, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। लॉकडाउन में बंद पड़े एमएसएमई सेक्टर को सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कितनी राहत मिली है और साथ ही अनलॉक 1 में दोबारा अपना कारोबार खड़ा करने में कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, सीएनबीसी आवाज इसका रियलिटी चेक कर रहा है। संवाददाता आलोक प्रियादर्शी ने नोएडा के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जायजा लिया। जब सरकार ने अनलॉक में धीरे धीरे सब कुछ खोलने का फैसला किया है तो आखिरकार एमएसएमई सेक्टर को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं उन्हें दोबारा काम धंधा शुरू करने में, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के एमएसएमई यूनिट में। एमएसएमई यूनिट जो नोएडा के उसके प्रेसिडेंट हैं सुरेंद्र नाहटा जी। सुरेंद्र नाहटा जी की यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होती है उसकी यूनिट है। नाहटा जी, सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज़ में आपका स्वागत है। और ये बताइए कि अनलॉक 1 में
जब काम धंधा शुरू हो गए हैं तो आपने भी अपना काम धंधा शुरू किया है, कितनी परेशानी हुई इसको दोबारा से रिज्यूम करने में जब 3 महीने लगातार ये बंदी झेलना पड़ा? CNBC को मेरा धन्यवाद। देखिए, अनलॉकडाउन जब चालू हुआ, लॉकडाउन बंद हुआ तो फैक्ट्रियाँ खुली, सरकार ने फैक्ट्रियाँ खोली, लेकिन उस बीच में जब लॉकडाउन में एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि यहाँ से लेबर पलायन कर गई। तो जिला गौतम बुद्ध नगर में 20,000 के करीब यूनिट है और उसमें लेबर काम करने वाली लगभग 12 से 15 लाख लेबर जो है। और अब जब खुली है तो लेबर अब 20% 25% लेबर उपलब्ध है। दूसरा फिर समस्या ये आ रही है कि यहाँ जैसे बिजली के चार्जेज हैं और दूसरे चार्जेज हैं, तो सरकार चाहती है कि वो पीछे लॉकडाउन के टाइम के भी चार्जेज हम लोग उनको जमा दें। सबसे बड़ी समस्या है ये 300 रुपये प्रति यूनिट फिक्स चार्जेज लिए जाते थे। हम लोग की मांग ये रही कि हम लोग से आप फिक्स चार्जेज ना लीजिए, जितनी बिजली उपयोग में आई है वो पैसा लीजिए। क्या अभी डिमांड है, कितनी अभी कंसाइनमेंट जा पा रही है, ट्रांसपोर्ट की भी क्या कोई दिक्कत है? सर, थ्रू आउट इंडिया हमारा डीलर नेटवर्क है। आप तमिलनाडु में, चेन्नई में, आप कलकत्ता में, बंगाल में, आप महाराष्ट्र में, गुजरात में, सब जगह हमारे डीलर नेटवर्क है। हम डीलरों को माल भेजते हैं। कुछ ऑर्डर पेंडिंग थे जो मार्च में अचानक ही लॉकडाउन होने के कारण हम लोग माल नहीं दे पाए, और अब जब खुला है तो कुछ माल तैयार था, वो हम लोग भेज इसलिए नहीं पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर चेन्नई के लिए कोई माल ले जा नहीं रही है कि वहाँ कंटेनमेंट जोन है, हमारे ट्रांसपोर्ट में माल नहीं जा पाएगा। तो माल अभी पड़ा है। तो देखिए, एक तो प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है, माल भेजने में दिक्कत हो रही है, और पूरा व्यापार रुका हुआ है। अगले मैं समझता हूँ 6-12 महीने तक हम लोग ये नुकसान भी हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमें चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र दिया था और मुख्यमंत्री जी से कि जितनी राहत हो सके, लॉकडाउन के जितने चार्जेज हैं जो ले रहे हैं, इवन बैंक भी EMI में बातें तो करते हैं, बैंक वाले हेल्प करेंगे, लेकिन सर EMI में कोई हेल्प नहीं है। वो पैसे काट लेते हैं, बराबर रिमाइंडर आ रहे हैं, इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो एक पॉलिसी, एक गाइडलाइन, एकदम स्पष्ट गाइडलाइन सरकार जारी करे कि बैंक वालों से लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों को क्या बेनिफिट मिले। आत्मनिर्भर भारत बनने की और चाइना से मुकाबला करने की, तो वो सब कुछ हो सकता है बशर्ते जो सरकार की तरफ से जो नीतियां हैं, जो पैकेजेज अनाउंसमेंट हैं, वो सिर्फ अनाउंसमेंट ही बनकर ना रह जाए, वो ज़मीन पर भी उतरें और लोगों को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है, जो जिस तरह की भी राहत की बात की जा रही है, वो उनके पास पहुँचे। तभी जाकर ये तमाम चीज़ें जो इंडस्ट्री और MSME यूनिट को एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है जब दोबारा अनलॉक 1 में दोबारा से काम शुरू हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्री का इस वक्त डिमांड है। कैमरामैन हृदय पात्रा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, नोएडा। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बाजार का पूरा हाल, बने रहें। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। बाजार में लगातार चौथे सेशन मजबूती का कारोबार हमने देखा। निफ्टी 1.5% की बढ़त के साथ 10,471 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में 550 अंकों का उछाल हमने देखा। चौतरफा खरीदारी का सेशन भी रहा, लेकिन पूरा अपडेट लेते हैं सहयोगी सुमित मेहता से। सुमित, बाजार की हाइलाइट्स क्या रही और शेयर स्पेसिफिक एक्शन कहां देखा, बताएं। देखिए, लगातार चौथा दिन जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी देखने को मिली और ब्रॉडर बेस बाइंग थी। चाहे आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सभी सेक्टर्स आज तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे थे। मेजरली कैपिटल गुड्स, पावर, बैंकिंग, NBFC, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर खरीदारी रही। लीड में भी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, L&T ऐसे शेयर रहे। एक एक करके तमाम शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। पहले निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, L&T के अलावा इंडसइंड बैंक, NTPC ऐसे कुछ और नाम थे जो कि तेजी में आज कामकाज कर रहे थे। निफ्टी लूजर्स में आज भारतीय एयरटेल, वेदांता, मारुति, रिलायंस जैसे कुछ एक नाम थे जो कि स्लाइटली प्रेशर में रहे। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में यूनियन बैंक लगातार दूसरा दिन जबकि मोमेंटम में था। इन्फो एज, जुबिलेंट फूड और फेडरल बैंक में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में ग्लेनमार्क, मुथूट, मन्नापुरम और REC कुछ नाम जहां पर आज के सत्र में दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली F&O गेनर्स में आज बैंकिंग, NBFC का दबदबा रहा। इसमें बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस, L&T, जस्ट डायल जैसे शेयरों की में खरीदारी देखने को मिली। F&O लूजर्स में कल की बड़ी तेजी के बाद ग्लेनमार्क आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा। मुथूट, मन्नापुरम और सेंचुरी टेक्सटाइल में भी कुछ प्रेशर था। इसके अलावा बैंकिंग से आज बंधन, इंडसइंड, फेडरल और NBFC स्पेस से बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, इडलवाइस
और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। कैपिटल गुड्स स्पेस की तेजी को लीड किया एल&टी ने बड़ी ऑर्डर की खबर के बाद। इसके अलावा BHEL, V-Guard, ABB, ये कुछ और ऐसे लैगार्ड जो इसके पीछे पीछे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े। पावर स्पेस से NTPC, पावर ग्रिड, अदानी ट्रांसमिशन और टाटा पावर जहां पे खरीदारी देखने को मिली। और एक और अच्छा सत्र आज रियल स्टेट के नाम रहा, जिसको प्रेस्टीज, DLF, IB रियल और शोभा जैसे कुछ एक स्टॉक थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो एक क्रूशियल वीक और लगातार दूसरा दिन इस हफ्ते में जबकि भारतीय बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी टूट हो गई है। आरजेडी के 5 MLC ने पार्टी छोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक MLC संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय ने आरजेडी को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि 5 MLC मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं और 5 MLC ने आरजेडी छोड़ने के बाद अलग गुट बनाया है, जिसे विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने मान्यता भी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो रामा सिंह को शामिल करने को लेकर नाराज हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स और वोकल फॉर लोकल मुहिम देश में फिर से शुरू हो गई है। बात करें चीनी कंपनियों के दबदबे वाले स्मार्टफोन बाजार की, तो कैसे घरेलू मोबाइल कंपनियां इस माहौल को खुद के लिए कमबैक के तौर पर देख रही हैं, देखिए दीपाली नंदा की इस रिपोर्ट में। देश भर में बॉयकॉट चीनी प्रोडक्ट्स की आवाज एक बार फिर से गूंजने लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मोबाइल हमारी जिंदगी की जरूरत बन गया है, उनमें ज्यादातर फोन चीनी कंपनियों के हैं। लावा, माइक्रोमैक्स, इंटेक समेत करीब आधा दर्जन घरेलू कंपनियां बाजार में मौजूद हैं, लेकिन उनका मार्केट शेयर फिलहाल ना के बराबर ही है। अब जब लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में ये कंपनियां भी बाजार में वापसी करने की तैयारी में जुट गई हैं। माइक्रोमैक्स ने अगले 15 से 20 दिनों में एक साथ 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर धमाकेदार वापसी की योजना बनाई है। कंपनी ने अपना आखिरी फोन i1 नोट पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था। वहीं लावा का फोकस बजट कैटेगरी में नए स्मार्टफोन लॉन्च करने पर होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए बेस्ट सूटेड है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारे कंट्रीज को ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज को जो टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग एप्पल, इंक्लूडिंग क्वालकॉम, हुआवे, सैमसंग और बहुत सारी कंपनीज को हमारी कंपनियां सर्विस कर रही हैं। तो इस फंडामेंटल बेसिस पे हमारी कंपनी ये इच्छा रखती है कि हम ग्लोबली सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस वक्त अब घरेलू कंपनियां नए सिरे से बाजार में उतरने की तैयारी कर रही हैं। सरकार को भी घरेलू स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत आर्थिक मदद का प्रावधान करना चाहिए। PLI की स्कीम बनी है। PLI की स्कीम में 15,000 तक की जो मार्केट पे जो इंसेंटिव पैकेज है, वो इंडियन पोटेंशियल ग्लोबल चैंपियंस के लिए रिजर्व करके रखा गया है इन अ वे। तो उससे ये अनुमान है कि इंडियन जो कंपनीज हैं उनमें वो री-एनर्जाइज होंगी, उनमें डिज़ाइन कैपेबिलिटी बनेगी। 10 साल पहले चीनी मोबाइल कंपनियों को देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन सस्ते दाम और नई तकनीक के जरिए चीन ने भारत के स्मार्टफोन बाजार पर कब्जा कर लिया। एक अनुमान के मुताबिक देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें 72% से ज्यादा हिस्सा चीनी मोबाइल कंपनियों का है। ऐसे में देश में इन कंपनियों का विकल्प बनने के लिए घरेलू कंपनियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच आज से पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही यात्रा निकलने को मंजूरी दी थी और 2,500 साल से ज्यादा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सिर्फ 500 लोगों के बीच ये यात्रा निकाली जा रही है। इस साल पुरी में भक्त अपने घरों से ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन ले रहे हैं और आज सुबह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को गर्भगृह से लाकर रथों में विराजमान किया गया। पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव भी पूजन करने पहुंचे और पुरी में रथ यात्रा के दौरान कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू लगाया गया है।
इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है, तो मनी कंट्रोल प्रो आपको वो भरोसेमंद साथी आपका है जो आपके आगे हमेशा आपको रखता है। मार्केट डेटा के साथ साथ आपको यहाँ निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड है PRO365, तुरंत सब्सक्राइब करें। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।